यस सर। दोनों यस लोग सर, सही बता रहे हो, करेक्ट। दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ, बस लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ रेगुलेटिंग सर्विस, आपने पढ़ा, उसमें भी पढ़ा था। सो वही सारे फंक्शंस हैं, दैट आर अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम विच इज प्रोवाइडिंग टू अस, ठीक है। अब साइकिल की जरूरत क्यों है, कोई भी बायोजियोकेमिकल साइकिल की जरूरत क्यों है? दीज आर द नेचुरल साइकिल, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय यू और मी, ठीक है। सो सम एलिमेंट्स, भाई हर एलिमेंट, जैसे आप पढ़ोगे कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ठीक है। अभी मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको ये सब साइकिल बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई एवरी एलिमेंट इज अ फाउंडेशनल एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ठीक है। कार्बन अगर खत्म हो जाएगा तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको ये पता है कार्बन इज अ इसेंशियल एलिमेंट, ये पता है? एवरीथिंग विच यू आर ईटिंग, इवन आवर डीएनए आरएनए जो बनता है ना, वो भी न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सब होता है जिससे बनता है, उसमें भी कार्बन प्लेज अ रोल, राइट? पता है ये चीज? यस सर। तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, मतलब कार्बन हो गया, इस तरह का हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के लिए। दिस इज़ वाई वी आर रीडिंग दिस साइकिल, बिकॉज वॉट एवर कम्स इन आवर थिंग, मतलब आपके शरीर में है और लोगों के, मतलब उसमें है, एनिमल्स के शरीर में है, ठीक है। सो दैट कार्बन इज अ फाउंडेशनल एलिमेंट फॉर ईच एंड एवरी, मतलब लिविंग बींग। सो इट इज़ रेगुलेटेड बाई क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट जो है और ये सारी साइकिल्स हैं, इट इज़ रेगुलेटेड बाई दैट। एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, मतलब ये हो सकता हो कि फॉसिल फ्यूल से बन रहा हो, और ऐसा भी हो सकता हो कि कार्बन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कार्बन इज स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक मैटर्स एंड विच इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन कोल। जैसे कोल वगैरह बनता है ना, कोल और आयल और नेचुरल गैस, ये सब कैसे बनती हैं? कार्बन जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर का, वही ट्रांसफॉर्म होता है, कोयला बन जाता है, वही ट्रांसफॉर्म होता है, ऑयल होता है, ठीक है। जब आप ये पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो कि भाई कार्बन बनने में, पढ़ना चाहना तो पढ़ भी लेना कहीं, कि कोल कैसे फॉर्म होता है, ऑयल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, नेचुरल गैस गैस वैस फॉर्म कैसे हो रही है। सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ जियोलॉजिकल काइंड ऑफ साइकिल टाइप की रहती है, ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स। क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर नीचे दबे हुए हैं, उसमें अलग अलग तरह से प्रेशर होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल दोज थिंग्स प्ले इन रोल, और उससे ये सब फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जितने हैं वो बनते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप ये चीज़? अभी तक इतना समझ आ रहा है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं ये सब? बिकॉज देयर आर वेरियस इसेंशियल एलिमेंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत सारे केमिकल एलिमेंट से मिल के बनी होती है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ और फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। आपका जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, हाउ द एंजाइम्स आर गोइंग टू वर्क, हाउ आवर नर्व विल फंक्शन, हाउ द स्ट्रक्चर इज देयर, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बेस्ड ऑन दीज एलिमेंट ओनली, ठीक है। अब आपके बॉडी में क्या क्या है वो आपके इसमें लिखा हुआ है, जो आपको ये दिख रहा है ना, मतलब ये पीडीएफ, तो यहाँ तो वो बस लिखा है कि भाई क्या फंक्शन है, हाउ दे आर रिसाइकिल, दीज थिंग्स आर नथिंग, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स आर, जो विच एलिमेंट्स इज अराउंड 97% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडीज, ठीक है, और मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये याद रख सकते हो ये लाइन, कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड आप समझते हो, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे CCl4, CCl4 इज अ कंपाउंड, कार्बन इज अ एलिमेंट, क्लोरीन इज अ एलिमेंट, लेकिन CCl4 इज अ कंपाउंड। तो इन सबको मिला के आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे न्यूट्रिएंट, ये सब बनते हैं, ठीक है। तो मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब रहता है, ठीक है। समझ रहे हो आप ये चीज़? ठीक है ना। जैसे भाई आप सांस लेते हो तो क्या जाता है, CO2 अंदर जाता है, तो इट इज गोइंग, आपके अंदर कैसे जा रहा है, इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, CO2 अंदर जा रहा है, ठीक है। आपके फेफड़े में इस तरह का वो है फंक्शन कि भाई इट इज टेकिंग आउट, इट इज टेकिंग ओनली ऑक्सीजन, एंड अगेन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ, कि भाई जो भी अननेसेसरी की चीज़ें हैं वो जब आप सांस बाहर निकालते हो तो वो निकल जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन भी तो जा रहा है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट ऑफ गैस, तो नाइट्रोजन भी आपके फेफड़े में जा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज़ नहीं है, फेफड़ा उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो एज इट इज़ वो बाहर आ जा रहा है। तो नाइट्रोजन इन अ गैसियस फॉर्म वी आर नॉट यूजिंग, बट इट हैज़, मतलब भाई जब आप सांस ले रहे हो तो कंपोजिशन है ना, सांस जो आप ले रहे हो, समझ रहे हो आप कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रही है। ये पता है ना, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होता है, आर्गन, ये वो हर तरह की, आपने पढ़ा होगा,
सबसे पहले वाले यूनिट में, पहले या दूसरे पीएमएफ वाले में, मतलब मैंने तो पढ़ा था, आपको जब ये सर बताए होंगे तो उसमें बताए होंगे ना कि अलग अलग कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर के। ठीक है, उस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में बहुत सारी गैसेज हैं, कुछ इनर्ट गैसेज हैं, कुछ उस तरह की गैसेज हैं। तो हर गैस जो है आपके उसमें जा रही है। ठीक है, बट व्हाट वी आर यूजिंग ओनली ऑक्सीजन आउट ऑफ इट। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। ठीक है, अब पीडीएफ पे एक बार देखते हैं ना, और अगर वो नहीं हुआ तो अलग से खोल के एक बार मार्क करते हैं। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, लिखना चाहें तो लिख भी लेना। मतलब जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज जो आपके बॉडी में है दैट इज 65%, तो याद रखना आप ये लिख, मतलब आ सकता है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट में है, मतलब वॉट एवर इसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर, तो यहाँ लिखा भी है देखो आपके उसमें कि भाई ऑक्सीजन मेक्स अप अबाउट 65% ऑफ द बॉडी मास। मान लो आपका 20 किलो वजन है, 50 किलो वजन है, तो 65% वजन जो हो रहा होगा, मास जो हो रहा होगा, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन। एंड इट इज़ नॉट द ऑक्सीजन ऑक्सीजन के फॉर्म में होगा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में हो रहा होगा ये, समझ रहे हो आप? न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इस सब के फॉर्म में हो रहा होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, अब तो ये कंपोनेंट याद रहेगा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपके बॉडी में लिखना चाहना तो सब हाईलाइट उसमें कर लेना, मतलब या तो याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन आ सकता है मतलब लाइन लिख के। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, 65%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट अगर बताया जाए आपके बॉडी में कौन है, तो ऑक्सीजन है। एंड ऑक्सीजन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ओ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ H2O, वाटर के फॉर्म में है या किसी और के फॉर्म में है। ठीक है, समझ रहे हो? अब वाई ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, भाई जो भी रेस्पिरेशन आप कर रहे हो, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर ऑल। आपकी बॉडी पता है अलग अलग सेल से बनी है, सब पता है? नहीं पता है तो बस यस काफी सर। बोलो थोड़ा सा कि ऑक्सीजन जो भी, भाई ऑक्सीजन का यूज़ कौन कर रहा है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन गई तो वो ऑक्सीजन आपके अलग अलग बॉडी में पहुंचता कैसे है, बताओ कैसे पहुंचता है? आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, आपके लंग्स को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, आपके मान लो हाथ पैर में ऑक्सीजन कैसे आ रहा है, बताओ? हाथ पैर में क्या है, बहुत सारे टिश्यूज हैं, वेरियस सेल्स आर देयर, हाउ दे आर गेटिंग ऑक्सीजन, बताओ अदिति। शगुन आप बताओ, हाँ अदिति आप बताओ। सर थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स वाटर। नहीं तो वाटर तो फॉर्म में जा रहा है, लेकिन आपके किसी टिश्यू को कैसे मिल जा रहा है ऑक्सीजन? भाई हाथ होता आपका चल रहा है तो उसमें पहुंच रहा होगा ना ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन ब्लड। कहाँ डिजॉल्व होता है? ब्लड में। जब आप सांस वाँस लेते हो भाई होता है, तो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है, ब्लड आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, उससे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब जब वही ब्लड जो है हर सेल के लिए ज़रूरी है, तो हर सेल में ब्लड भी जा रहा है। तो एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज टेकिंग रेस्पिरेशन बाय यूजिंग दैट ब्लड विच इज़ हैविंग ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो एवरी सेल, जहाँ भी सेल है वो सब क्या करते हैं, एवरी सेल इज यूजिंग दोज थिंग्स। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब होता यस क्या सर। है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन से क्या होता है? भाई ऑक्सीजन से आग लगती है, पता है ना? ऑक्सीजन अगर होगा तो कहीं आग लगाओगे, ऑक्सीजन रख हो डालोगे तो आग लग जाएगी, ये पता है? ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन, हाँ, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है इन्फ्लेमेशन में। तो वही चीज़ इसमें भी होती है भाई। आप लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब ऐसे आगे कहीं आ जाएगा। जो सेल्स होती है ना, सेल्स, दो सेल्स आर यूजिंग ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, वो सेल्स को एनर्जी चाहिए ना, तो ऑक्सीजन को यूज़ करके ये लोग एनर्जी जनरेट करता है। कैसे? ग्लूकोज का यूज़ करके। ठीक है, जो भी ग्लूकोज आप कुछ खाते वाते हो, मतलब उसके वो सब है, मतलब ग्लूकोज का फार्मूला वगैरह सब खैर जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें ग्लूकोज का यूज़ करके ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब जो सेल हैं आपके वो एनर्जी जनरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हर सेल में एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल मतलब कि वही सेल में वही माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है, उसी से एनर्जी सारी निकल रही है, तभी आपके सारे सेल फंक्शन कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब एक लाइन लिखो आप, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी बाइंड्स ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बाइंड्स ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लिया आपने जल्दी जल्दी।
Hemoglobin in red blood cells binds oxygen. This is facilitating the transport throughout the body. भाई ऑक्सीजन मैंने बताया कि आपके ब्लड के थ्रू आ रहा है। तो आपने सुना होगा कि भाई मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया, सुना है ये सब? सुना है ना ये सब कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा रहे हैं लोग। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन विल डिक्रीज, तो आपका शरीर काम सही से नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की एक कैपेसिटी है कि रेड ब्लड सेल में, वाइट ब्लड सेल में नहीं, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, वो बाइंड करता है ऑक्सीजन को और उसके थ्रू सारे जगह आपके पास एनर्जी पहुंचती है। ये चीज़ समझ गए आप? यही एक लाइन लिख लेना। वैसे साइंस वाइंस वाला जो बुक दूंगा उसमें होगा। वैसे ये इतना लिख लेना आप, ठीक है? तो दो फैक्ट अपने को क्या पता लगे भाई, एक तो हीमोग्लोबिन वाला पता लगा और दूसरा क्या पता लगा कि सबसे ज़्यादा कैरी कौन कर रहा है मास आपके उसमें, बताओ? बोलो सबसे ज़्यादा कैरी कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा आपके बॉडी में, जिसकी वजह से सारा मास बना हुआ है। समझ रहे हो आप ये चीज़? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का परसेंटेज है 18%। कितना है? 18%। ठीक है। कार्बन हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रिक्वायरिंग कार्बन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो। न्यूक्लिक एसिड का मतलब ऐसे डीएनए, डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, तो ये सब न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, विच इज मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेल। डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग दोस। सो कार्बन इज अ बैकबोन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और कार्बन जो है वो कितना है हमारे बॉडी में? 18% है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलके अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है और दैट इज सर्विंग द प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी इन बॉडी। कार्बन के जितने कंपाउंड होते हैं ना, कार्बन कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने देखा है ग्लूकॉन डी का वो पीते हैं लोग, पीते हैं ना, ग्लूकॉन डी ले लेंगे, पी लेंगे कि यार कमजोरी लग रहा है तो ग्लूकॉन डी। किसी का तबीयत खराब हुआ तो ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, होता है ना कि ग्लूकोज चढ़ा दो, ग्लूकोज चढ़ा दो। तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? कार्बन कंपाउंड, ये जो ग्लूकोज कार्बन कंपाउंड है, इट इज सर्विंग अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। तो आप जब भी कुछ खाते हो ना, कोई भी चीज़ आप खाते हो, तो ग्लूकोज निकालने की कोशिश, आपके जितने भी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ग्लूकोज निकालने की कोशिश करता है और ग्लूकोज निकाल के वो कर देता है। समझ रहे हो? उसी से सेल जो है सारे चलते हैं। समझ गए? खैर ये सब अपन थोड़ा बहुत बायोलॉजी जब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा तो उसमें अपन समझेंगे। लेकिन ऑक्सीजन आपको समझ में आ गया, कार्बन इज 18%, ये समझ में आ गया। तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है अपने बॉडी में? 10%। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 10%। ठीक है। हाइड्रोजन भी क्या है? मेजर कंपोनेंट वाटर का है, वाटर के फॉर्म में आपके बॉडी में पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन से क्या होता है, आपके शरीर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है, वो एक तरह से एसिड बैलेंस करने का काम आता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं? एसिड का जो बैलेंस होता है, दे आर रेगुलेटिंग दोज थिंग्स अगेन थ्रू द ब्लड। ठीक है, बाई कार्बोनेट्स होते हैं सब, खैर जानने जाते हैं, लेकिन ब्लड में ये सब इस तरह से काम करता रहता है। तो हाइड्रोजन 10% है। हाइड्रोजन रेगुलेट करता है एसिड बेस के बैलेंस को आपके शरीर में। ठीक है। नाइट्रोजन आपकी बॉडी में कितना है? 3% है। ठीक है। तो नाइट्रोजन किसका कंपोनेंट है? जैसे मैंने डीएनए आरएनए बताया, उस न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन भी इट इज़ अ एलिमेंट। डीएनए आरएनए इसेंशियल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। आपका जीन कैसा है, आप कैसा मतलब दिखते हो, कैसा आपका बाल काला है या वाइट है, दैट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, कि भाई आपकी आंखें, कि वो बोला जाता है ना ऐश्वर्या राय की आंख बहुत अच्छी है, ऐसा लोग बोलते थे ना पहले। तो क्यों बोलते थे भाई? उसका उसका डीएनए वैसा है। आप समझ रहे हो? बिकॉज आपका जो लुक है, आपका जो अपीयरेंस है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डीएनए। ठीक है, समझ रहे हो? तो डीएनए चेंज होगा तो लुक वुक चेंज हो जाता है। ठीक है, आप देखो ना, जब विदेश के लोगों का बाल कैसा होता है, हमारे साइड के लोगों का बाल कैसा होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डीएनए और आरएनए। डीएनए एंड आरएनए आर इसेंशियल फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब जब ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जब बच्चा होता है, मतलब जब, तो उसमें वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं मदर के साइड से फादर के साइड से। ठीक है,
तो विल रीड दोज थिंग्स एज वेल, थोड़ा बहुत इन बायोलॉजी, बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है सब, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ ये चीज़ समझ में आई कि नाइट्रोजन भी आपके लिए ज़रूरी है आपके शरीर में, समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है। अब अगला अगला चीज़ है कैल्शियम। कैल्शियम का परसेंटेज क्या है? 1.5%। तो मेजर आपको याद रखना है, सबसे ऊपर वाला याद रखना है कि भाई ऑक्सीजन ज़्यादा है, फिर उसके बाद कार्बन ज़्यादा है, ये सब आपको याद रखना है। बाकी ये सब कैल्शियम वैल्शियम कितना है बस आप सुने रहो मुझसे, थोड़ा बहुत जाने रहो। अब कैल्शियम आप कहाँ ज़रूरत पड़ता है आपकी बॉडी में? भाई टीथ है जो आपका, बोन्स है, बोलते हैं ना भाई कि दूध पीना चाहिए तो उससे कैल्शियम हो रहता है, ये सब होता है, ये सब बोला जाता है ना। सो कैल्शियम इज क्रूसियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ्स, ठीक है, आपके शरीर में। अब अगला और दूसरा कंपोनेंट क्या है? एक है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है उसका बॉडी में परसेंटेज 1 ही% होता है, ठीक है। फास्फोरस का भी बहुत सारा काम है, मतलब वही डीएनए आरएनए वाला जो काम है, जेनेटिक मटेरियल, उसको उसमें ये फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत तरह का काम करता है फास्फोरस आपके बॉडी में। तो यू शुड नॉट थिंक ऑन कि क्या वो क्या फंक्शन करता है स्पेसिफिक, क्या नहीं करता है, वो बस मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसी तरह पोटेशियम है, सल्फर है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स विच इज फाउंड इन योर बॉडी, समझ रहे हो? ये चीज़ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा और भी एलिमेंट है, जैसे आयोडीन है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ऑल दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन योर सिस्टम, मतलब पूरे बॉडी में पाया जाता है ये सब, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, और उतना ज़्यादा जानना नहीं था, मतलब जानना मतलब इतना ही था, मतलब मैं आपको बस मेन वो बता रहा था कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ऑक्सीजन कितना परसेंट है ये ध्यान रहेगा। और एक मैंने हीमोग्लोबिन वाली बात बताई वो याद रखना। कार्बन 18% है, ठीक है, वो याद रखना। हाइड्रोजन 10% है, ये याद रख सकते हो। फिर नाइट्रोजन, बाकी ये सब छोड़ दो कि भाई कैल्शियम कितना है, फास्फोरस कितना है, बट ऑल दीज आर द इसेंशियल एलिमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, ठीक है। ये सब याद नहीं रखना है, बस आप एक बार पढ़ लेना कभी कि सोडियम भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, ये सब मत पढ़ना कि 0.5 और ये सब। ऊपर का 4-5 याद रखो कि इतना होता है, मतलब ठीक है। और उसका काम बहुत सारा होता है, तो यहाँ जो लिखा है केवल उतना ही काम नहीं है। तो यहाँ देखो लिखा है कि जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सब कुछ आपके बॉडी में ज़रूरी है। देयर आर, जैसे लोग आयरन की गोली खाते हैं, पता है ना, आयरन की गोली दी जाती है। जब मैं एक बार दांत में दर्द हुआ था तो गया था मैं डॉक्टर के पास, तो आयरन की गोली और जिंक की गोली दिया था वो, ठीक है, कि ये भी खाओ नहीं तो मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो जिंक आयरन की गोली ये लोग देते हैं बिकॉज दीज आर आल्सो एलिमेंट्स विच इज़ वाइटल फॉर आवर बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ये समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, वॉट एवर एलिमेंट्स, ये जो भी एलिमेंट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये सब एलिमेंट क्या होते हैं? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब वो कभी नॉन लिविंग में होंगे, कभी वो लिविंग में होंगे। नॉन लिविंग में कैसे है, मैंने कल आपको बताया था जब बायो मैग्निफिकेशन और ये सब बता रहा था कि भाई मरकरी पानी में था, वो कैसे आपके ऑर्गेनिज्म में आने लगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट हैं, जैसे जिंक वगैरह है, ये सब है। बोला जाता है ना कि भाई हरी सब्जी खाओ तो आपको जिंक उंक आयरन वायरन मिलेगा, साग खाओ तो आपको आयरन मिलेगा, बोला जाता है। तो ये सब क्या है? आयरन जिंक आर फाउंड इन वेरियस नॉन लिविंग मिनरल्स और वेरियस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एंड दे आर सर्कुलेटिंग एंड कमिंग इन योर बॉडी, ठीक है। दिस इज हाउ द बायो जियोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल वर्क, बिकॉज इट इज़ अ सर्किल। आपने पौधे का कुछ खाया, वो चीज़ आपके शरीर में आ गई, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको किसी ने खा लिया तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर मूविंग, समझ रहे हो? अब जैसे कोई डेड एंड डीके हो गया, मर गया, तो वो चीज़ फिर से उसमें चली गई, क्या बोलते हैं, मिट्टी में चली गई। अगेन द एलिमेंट्स विल फॉर्म एंड अगेन द थिंग्स विल रीग्रो, समझ रहे हो? मतलब कुछ और फिर पौधा उससे बनेगा और कुछ कुछ होगा। ये चीज़ समझ रहे हो आप? ये सब चीज़ें, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज एलिमेंट्स वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर देयर। उसमें मेजर एक साइकिल है, उसको बोला जाता है कार्बन साइकिल, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। तो देयर आर वेरियस साइकिल्स, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की साइकिल होती हैं, ठीक है। तो बस आप ये समझो कि दो तरह की साइकिल होती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसको बायो जियोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि कभी वो जियोकेमिकल मतलब वो काइंड ऑफ केमिकल है विच इज़ कमिंग इन द बायो, मतलब आपके अंदर आ जा रहा है वो, आपके अंदर या किसी और के शरीर के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम
थ्रू द बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन ले लिए, बायोस्फीयर से आपने कुछ ले लिया, लिथोस्फीयर से मतलब कुछ ले लिया, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी से आप कुछ ले लिया, ठीक है। सो बायो जियोकेमिकल साइकिल इज ऑल अबाउट व्हाट, मूवमेंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट थ्रू द बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। समझ गए आप इतना कि क्यों ये सब इधर उधर हो रहे हैं? ठीक है। अब बेस्ड बेस्ड ऑन दीज मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल कैसा चलता है, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन इसमें दिया जाता है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये दो तरह का क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि न्यूट्रिएंट साइकिल विद इधर इट विल बी गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। जैसे मैं बोलूं कि फास्फोरस साइकिल इज गैसियस साइकिल तो गलत हो जाएगा, कैल्शियम साइकिल इज अ गैसियस साइकिल, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वायर टाइप, रिजर्वायर टाइप, ठीक है, कि किस उसका प्राइमरी रिजर्वायर क्या है। अगर मान लो प्राइमरी रिजर्वायर उसका क्या है, गैसियस फॉर्म में है, एटमॉस्फियर या हाइड्रोस्फियर है, मतलब पानी में है वो या तो एटमॉस्फियर में है, तो उसको क्या बोला जाता है, वो सारी साइकिल किस में आएंगी, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में आएंगी, ठीक है। जैसे वाटर साइकिल हाइड्रोस्फीयर में है, कार्बन साइकिल आपके एटमॉस्फियर में है, CO2, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, मीथेन साइकिल, इन द दीज आर इन द एटमॉस्फियर, ठीक है। तो उसको उसको क्या बोला जाएगा, उसको गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाएगा, ठीक है। और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल किसको बोला जाएगा, अर्थ क्रस्ट पे, अगर अर्थ क्रस्ट जो है मतलब जो आप देखते हो अर्थ क्रस्ट अपना, वो वहाँ से अगर कोई चीज़ें वो रिजर्वायर है अगर उस चीज़ का, तो उसको सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंतर पता लगे सेडिमेंट्री क्या है और गैसियस क्या है। गैसियस अगर आपको याद रह गया तो आपको दूसरा तो जो भी बचा वो सब क्या है, सेडिमेंट्री है, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ऐसे एलिमेंट जिसको रिसाइकिल होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ये सब रॉक वॉक में पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। और इसमें क्या क्या आता है, ऐसे फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस कहाँ से रिलीज होता है, फॉस्फोरस इज रिलीज फ्रॉम वेरियस रॉक्स, बड़े बड़े जो रॉक्स आप देखते हो वहाँ से फॉस्फोरस निकलता है सॉयल और वाटर में, तब वो आता है, ठीक है। सल्फर साइकिल, सल्फर कहाँ से आता है, सल्फर इज कमिंग फ्रॉम द सॉयल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और सॉयल के थ्रू सल्फर आपके एटमॉस्फेयर में आता है। समझ रहे हो ये चीज़, बोलो, ठीक है। मैग्नीशियम साइकिल इसी तरह है, मैग्नीशियम इज रिलीज फ्रॉम रॉक्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है। समझ रहे हो आप, बोलो। सो दिस इज द फॉस्फोरस सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम साइकिल, जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए गैसीय सेडिमेंट्री के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब दोनों तरह का साइकिल एक बार बताओ कौन कौन सा साइकिल है, बोलो, बताओ दोनों तरह का साइकिल एक बार जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय गैसियस, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्री। आ रही है आवाज़ अदिति, शकुन, यस सर। बताओ बताओ फिर। सर गैसियस साइकिल तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को कंट्रीब्यूट करती है। हम्म, एग्जाम्पल हो गैसी गया हाँ, इसमें जिसका जिसका रिजर्वायर, रिजर्वायर जिसका एटमॉस्फियर और हाइड्रोस्फियर है, एटमॉस्फेयर। उसको गैसियस साइकिल बोलेंगे, ठीक है। जैसे पानी का साइकिल है, वाटर साइकिल, इट इज कमिंग इन द, ये गैसियस साइकिल है, ठीक है। पानी वाला आपको लगेगा सेडिमेंट्री, बट इट इज नॉट सेडिमेंट्री, ये क्या है, गैसियस साइकिल। कार्बन सर साइकिल। हाँ बताओ। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री हमारी वो होगी जिसमें सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं, जिसका हाँ रिजर्वोयर सॉल्युबल एलिमेंट्स।
होगा। नहीं, जिसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे रॉक्स वगैरह में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। सेडिमेंट्री। यस तो सर। सेडिमेंट्री वर्ड आप पढ़ोगे इसमें, अपने जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा इग्नियस रॉक, ये रॉक, वो रॉक, तो उसमें आपको पता लगेगा ये सब चीज़, ठीक है। बट खैर, ये समझ में आ गया आपको ये चीज़। अब आते हैं हम लोग कार्बन साइकिल पे। सो कार्बन साइकिल इज अ गैसियस साइकिल। व्हाई इट इज अ गैसियस साइकिल? बिकॉज इट्स रिजर्वायर इज एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर से सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया यस कि सर। कार्बन कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया। अब वेन एवर वी आर रीडिंग अ साइकिल, साइकिल का मतलब आप समझते हो? साइकिल का मतलब इफ समथिंग इज कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग एंड देन इट इज गोइंग समथिंग एंड अगेन, मतलब काइंड ऑफ साइकिल, आप समझ रहे हो? तो हाउ द कार्बन इज रोटेटिंग इन द एटमॉस्फियर, दैट इज द कार्बन साइकिल। कहने का मतलब हाउ द नाइट्रोजन इज रोटेटिंग इन द एटमॉस्फियर, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना, आप कार्बन साइकिल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो कार्बन साइकिल कैसे होता है? कार्बन में क्या होता है कि कार्बन इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब थ्रू फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हो आप? अब यस सर। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? ग्रीन प्लांट, एल्गी, ये सब करेंगे। समझ रहे हो? अब बताओ कार्बन कैसे एब्जॉर्ब होगा, ये बताओ कार्बन एब्जॉर्ब कैसे होगा। देखो ये ग्रीन प्लांट है, हवा, कार्बन साइकिल का रिजर्वायर क्या था? CO2, एटमॉस्फियर, ठीक है। समझ रहे हो आप ये चीज़ की नहीं? यस सर। अब कार्बन का यूज़, CO2 का यूज़ कौन कर रहा है? कौन करता है CO2 का यूज़? प्लांट करते हैं। अपना खाना बनाने में प्लांट आर यूजिंग द CO2 फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। यस तो सर। प्लांट ने इसको क्या किया, फोटो, तो पहला स्टेप क्या होता है? द CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द, मतलब एटमॉस मतलब कार्बन इंटर्स इन द बायोस्फीयर थ्रू। तो देख रहे हो ना, कार्बन कैसे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब ये सब जो पार्ट है, मैंने आपको बताया था ना, बायोस्फीयर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और सारा एक वो बताया था, सारा मिल के जो बनता है वो बायोस्फीयर है, ठीक है। वेयर द एक्चुअली लाइफ एग्जिस्ट, कहने का मतलब जो आप, मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और ये सब करके डायग्राम बताया था जिसमें बायोस्फीयर मैंने दिखाया था, ठीक है। तो हाउ द कार्बन इंटर्स टू द बायोस्फीयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस। दिख रहा है मतलब आपको, फोटोसिंथेसिस हो रहा है और कार्बन आते हुए, ठीक है। यस सर। अब कार्बन इंटर कर गया है प्लांट में, समझ रहे हो? तो प्लांट में जब इंटर कर गया कार्बन, क्योंकि ग्रीन प्लांट ने उसको यूज़ कर लिया, एल्गी ने यूज़ कर लिया, फाइटोप्लैंक्टन ने यूज़ कर लिया, ठीक है। सो प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग CO2 एंड व्हाट दे आर मेकिंग, दे आर मेकिंग ग्लूकोज थ्रू सनलाइट, ठीक है। वो भी अपना खाना बनाएंगे ना, फल बनाएंगे, खाना बनाएंगे, तो अपना भी खाना बनाते हैं, हम लोग का भी खाना बनाते हैं। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो CO2 होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसका फॉर्मूला है, जानने की जरूरत है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट जब जोड़ोगे आप, तो C6H12O6, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है। शगुन यस आपको सर। समझ में आ रहा है ना? उसका बैकग्राउंड थोड़ा यस वो सर। है ना, समझ में आ रहा है ना? मतलब ज़्यादा घबराना मत, अगर इस तरह का कुछ फार्मूला वार्मूला है, ये वो सब आता मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया आ रहा है। तो हाँ, मुझे डरना मत 1-2 बार मतलब, खुद से करना पड़ेगा तब आएगा। हाँ, फार्मूला नहीं पूछेगा कभी भी, तो डरना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप वो एग्ज़ाम जो और दोगे उसमें शायद पूछ दें। खैर, ग्लूकोज का जो है C6H12O6 फार्मूला होता है। अब ये बना कैसे? CO2 और CO2 सनलाइट मिलके और H2O मिलके, पानी आपने ज़मीन में डाला पौधे को, तो भाई ग्लूकोज बना लिया वो, समझ रहे हो आप? और जब ग्लूकोज इस फॉर्मेशन, जब ग्लूकोज बनता है तो क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन, समझ रहे हो? तो बाहर क्या रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन। समझ गए कि भाई इस फूड चेन, इस फूड में जब वो खाना अपना बना रहा है तो प्लांट्स आर रिलीजिंग द ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। समझ गए? सेम थिंग्स आर डन बाय फाइटोप्लैंक्टन। यही सारी चीज क्या करता है? फाइटोप्लैंक्टन करता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? बोलो बोलो, एक बार बताओ कार्बन कैसे आया? शगुन आप बताना, इसमें कार्बन कैसे आया? हाँ दोस्त। नहीं नहीं, घटना मत। तो क्या बताना है?
हाँ बताओ ना एक बार, क्या क्या है बोलो एक बार रिवाइज करो आप लोग। शगुन आप बताना आप कि कार्बन इंटर कैसे किया, खाना बना तो क्या हुआ। तो फोटोसिंथेसिस से फिर से बताऊं, आप ऐसा बोल रहे हो। आपने बोला ना कि कार्बन कैसे इसके अंदर एंटर हुआ, तो ये फिर हाँ, बोली फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और ये बायोस्फीयर में आ गया। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन निकली। पानी कहाँ से मिला पौधे को, जमीन से मिला, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ कार्बन साइकिल का, कि कार्बन, इसीलिए मैं बस फोटो पे आप ध्यान से देखते रहना, बाकी तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बन आपको मिल गया भाई, कार्बन का एब्जॉर्प्शन हो गया है अब, ठीक है। और ऑक्सीजन बाहर आ चुकी है, लोग मतलब लोगों के लिए। अब कार्बन जो होता है, कार्बन नाउ ट्रांसफर्ड टू द थ्रू द फूड चेन। हाउ इट इज गोइंग टू ट्रांसफर थ्रू द फूड चेन, मैंने आपको बताया प्लांट को खाने वाले, देखो यहाँ पे अब चित्र में आप देखो कि प्लांट को खाने वाले आपको दिख रहा है ना, देयर आर हर्बीवोर्स विच इज गोइंग टू ईट इट। प्लांट को खा लेंगे ये लोग, तो कार्बन जो उसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ था इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और एनी अदर मटेरियल, वो अब धीरे धीरे फूड चेन की तरफ आने लगा है, समझ रहे हो ये चीज, यस सर। ठीक है। सो यस सर। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्टैटिक साइकिल, ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको फूड चेन में दिखा दिया था, वैसा नहीं है। बस आप समझते रहो, इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ऐसा लिखने में नहीं आएगा। तो कार्बन जो है फूड चेन में समझ में आया कैसे आएगा भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कार्बन, इट कैन बी कमिंग इन द फूड चेन थ्रू वेरियस मेथड्स। जैसे आप देखो कि डेट्री ये एनिमल था, ये खा लिया इसको, तो उससे भी आ सकता है। डेड डीके वेस्ट है, उसके थ्रू भी कार्बन आ सकता है, ठीक है। कि मान लो कोई चीज़ यहाँ पे गिरी थी और धीरे धीरे वो भी कार्बन आपका इसमें आ सकता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का यहाँ पे मान लो कोयला वोयला पड़ा हुआ है, उससे भी कार्बन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं जिससे ये सब आएगा, लेकिन कार्बन इंटर जब करता है तो इंटर करता है प्लांट के थ्रू। लेकिन अब यही प्लांट को खा खा के तो ये सब मरेंगे ऑर्गेनिज्म, मतलब खा के ये लोग मरेंगे और इससे ये सब फॉसिल वॉसिल बनेगा। बिना इसके तो फॉसिल बनेगा नहीं। तो पहला प्राइम मतलब शुरू जो होता है कहानी, वो यहाँ से होता है पहले वाले से, ठीक है। उसके बाद तो सब एक दूसरे में इंटरलिंक है। तो देखो लिखा है कि एनिमल एनिमल रेस्पिरेट कर रहा है तो CO2 चला जा रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन जो हो रहा है, मान लो ऐसे देखो वॉल्केनिक ऐश वैश बनी, वहाँ से वॉल्केनो निकला तो ऑर्गेनिक कार्बन बाहर निकला, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। रूट का जो रेस्पिरेशन वगैरह है, रूट वाले रेस्पिरेशन वो भी कहाँ जा रहे हैं, CO2 बन जा रहे हैं। चिमनी उमनी से एमिशन निकल रहा है, वो भी किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, CO2 में, ठीक है। सो अब सोचो आप, मैन वाली एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्लाइमेट में इशू आने लगेगा, कार्बन साइकिल में दिक्कत आने लगेगी, समझ रहे हो। अगर मैं खूब ज़्यादा वो करने लगूँ, इमिशन उत्सर्जन और जो भी है इमिशन करवाने लगूँ, मतलब कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएँ, तो क्या होगा, इमिशन बढ़ जाएगा। इमिशन बढ़ेगा तो CO2 का डिसबैलेंस होगा, तो पौधा होना चाहिए ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तभी तो वो कार्बन साइकिल को बैलेंस कर पाएगा। तभी लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन लगवाते हैं कि भाई प्लांट, रोज पौधा लगाओ 100, समझ रहे हो, जो प्लांटेशन एक्टिविटी चलता है, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज़ थोड़ा बहुत कार्बन साइकिल की। पहला तो आपको कार्बन दिख गया कि कैसे, फिर कार्बन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है फूड चेन में। कार्बन फूड चेन में हर्बीवोर्स उसको खा लेंगे, उसको कार्निवोर्स खा लेगा, तो धीरे धीरे फूड चेन में आपके आ जाएगा। जैसे कोई रैबिट है वो ग्रास खा लिया, अब ग्रास जो है वो उसमें कार्बन था, ठीक है। वो कार्बन स्टोर हो गया किसमें, रैबिट में। रैबिट को मान लो कोई फॉक्स मतलब लोमड़ी थी खा ली, कार्निवोर है वो, ठीक है। तो वो खा ली तो कार्बन जो है वो प्रीडेटर में चला गया। दिस इज हाउ द कार्बन। अब जब जब फॉक्स मर जाएगी तो वो कार्बन फिर सॉइल में आ जाएगा, समझ रहे हो आप, सॉइल में आ जाएगा। या उसके डेड एंड डी के जो और खा रहे होंगे उनका रेस्पिरेशन, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो रेस्पिरेशन के थ्रू बहुत सारा जो भी ग्लूकोज है भाई, जैसे आप रेस्पिरेशन करते हो तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन। तो जब आपके अंदर जो आप खाते हो वो ग्लूकोज खाते हो, C6H12O6 खाते हो, आपको चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, तो आपने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया। फिर उसका वो सब टूट टाट के क्या बनता है, CO2 और H2O बन जाता है, समझ रहे हो आप। वो टूट के क्या बनता है, CO2 और H2O बन जाता है, ठीक है। वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है। इसी तरह डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन जैसे प्लांट है, एनिमल है, मान लो वो मर गया तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, उस डिकम्पोजिशन से कार्बन कंपाउंड जो होंगे इन्वायरमेंट में निकलेंगे, ठीक है।
तो जितने डिकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, वो क्या करेगा, दे आर ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर एंड दे आर रिलीजिंग द CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को डीके कर दे रहे हैं। जैसे मान लो डिकम्पोजर मैंने आपको बताया ना, उस दिन बता रहा था, अर्थवॉर्म डिकम्पोजर है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे फंगी बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजर हैं। सो दे आर ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर जो डेड और डिकेइंग मैटर है, एंड बाई डूइंग सो दे आर रिलीजिंग CO2, क्योंकि वो भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो CO2 रिलीज करते जा रहे हैं। इस तरह से जो सी डिकम्पोजिशन है उससे भी CO2 बाहर आ रहा है। समझ रहे हो आप ये चीज़? yes, sir. ठीक है, तो कार्बन निकला और कैसे इधर उधर चल रहा है, ये सब समझ में आ गया ना। एंड सो दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली देयर आर टू टाइप, मतलब ये ध्यान नहीं रखना है, लेकिन देयर इज अ लॉन्ग टर्म साइकिल, देयर इज अ स्मॉल टर्म साइकिल। जो मैंने ये सब कहानी आपको बताई कि पौधा खाएगा और यहाँ से इसने खाया इसको, और एनिमल का रेस्पिरेशन और CO2 ऊपर चला गया, दैट इज अ शॉर्ट टर्म। ये सब जो मैंने आपको बताया, फॉसिल वॉसिल बनना, ठीक है, कि कोई कोई आदमी था और वो मतलब उस मर गया, उसका जो मतलब हड्डी वड्डी था वो बहुत अंदर है, 100 200 4 5 हज़ार साल में ये सब बना, फॉसिल वॉसिल। तो ये बनना, ये लॉन्ग टर्म साइकिल है। तो दिस इज हाउ द कार्बन इज रोटेटिंग इन लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। समझ में आ रहा है चीज? बोलो जल्दी। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये देखो, ये कि कार्बन, वही सब कहानी है। कार्बन साइकिल समझ गए, कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, कंपेयर टू ऑक्सीजन और ये वो। तो क्यों माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है? क्योंकि कार्बन का परसेंटेज कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पता है ना ऑक्सीजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में? 78%। ये तो मैं ऊपर वाला जो परसेंटेज बताया था वो आपके बॉडी का परसेंटेज था। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है ना 78%, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, सब पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? Whatever. ठीक है, मतलब वो भी याद रहना चाहिए वो सब। ठीक है, बाद में याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े रहना चाहिए, कम से कम पढ़े रहोगे तभी तो याद कर पाओगे, पता रहेगा कि भाई याद करना है। तो खैर, ठीक है, तो यहाँ पे वही सब लिखा है कि प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन ये सब करते हैं। अब देखो, कार्बन इज एन एलिमेंट दैट एंकर्स ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोल होता है, ऑयल होता है, उस सब में DNA वनए सब में होता है, कोई मतलब नहीं याद करके, हर जगह कार्बन होता है। अब कार्बन साइकिल मैंने आपको बताई कि भाई शॉर्ट टर्म साइकिल, लॉन्ग टर्म साइकिल। अननेसेसरी ये सब या नहीं याद करना है कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई CO2 बन कैसे रहा है, निकल कैसे रहा है, कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नेवर कम्स ऑन दिस, डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, तो चलो, एक क्वेश्चन देख रहे हो 2011 का, सॉल्व करो जरा ये। समझ तो गए वो? बोलो तो एक बार, तुम आप लोग को अगर बोलना है एक बार मुझसे तो आप बोल के याद कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन बताओ। सर फोटोसिंथेसिस में तो हम यूज कर रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, तो ये तो नहीं होगा सर। फोटो, 2 3 हाँ, में भी। आप बताओ शगुन। C1 हाँ, कौन सा? सी? C. क्यों सी? आंसर देख नहीं ले रहे हो तुम लोग? तो मैंने खुद से बता दिया। तो कैसे सी हो गया? वो तो अदिति बता दी। एड्स दिख रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड? ऐड का मतलब ऐड कर रहा है। ठीक है, तो भाई डीके होगा, मैंने बताया, वॉल्केनिक एक्शन से निकल रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये चीज़ इतना? यस सर। अच्छी बात है, सी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना, बस देख देख के मैं बता रहा हूँ। खैर, अब देखो ये भी है एक,
ये भी डायग्राम है, CO2 एटमॉस्फेयर में है, ऑर्गेनिक प्लांट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोल है, ये सब बना हुआ है, कहानी है सब। कहानी आप समझ गए ना, ये जो कहानी लिखी हुई है 2-4 लाइन में, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यही एक फिगर है जो आपको थोड़ा-सा 2 बार देख लेना है कि भाई पहला कार्बन आया कैसे, फिर तो CO2 सब कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया कंट्रीब्यूट कर रही है CO2 में, ठीक है? समझ गए? ठीक है, बढ़ें आगे। इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, तो आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं करना है मेरे ख्याल से। ठीक है ना? यस तो सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला 2014 वाला। पहला वाला शायद आसान था क्या? नहीं ठीक है, मतलब अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। क्वेश्चन आना चाहिए बस, बाकी तो क्या ही है। सर सी और डी तो एलिमिनेट ही हो गया क्योंकि यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आंसर बताओ क्या होगा? सर सी और बी। डी एलिमिनेट हो गया, आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। विच ऑफ द यस। फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? अच्छा, फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्यों ये फोटोसिंथेसिस में नहीं हो सकता है? नहीं सर, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन और हाँ, गुड, ठीक है। सर सेम इन फोर्थ, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर गिवन आउट। गुड, तो पहले दूसरे में से क्या मारोगे ऑप्शन, बिना देखे बताना। कोई चीटिंग नहीं करना है। सर बी वाला, क्योंकि सन की एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बताओ शगुन। सर ये वाला तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मतलब इतना समझ नहीं आ रहा। सी डी समझ में आया, जो अदिति बोल रही कि वो मतलब वो तो आउट ऑफ द आप गेम है। बता दो सर एक बार। हाँ, वो तो ये सही बोल रही है, या तो ये पढ़ ली है या तो इसको आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। तो नहीं, मुझे इतना नहीं आ रहा, ये एक बार आप बता दो। हाँ, तो सी जैसे इसने बताया ना, मतलब वो फॉल्स क्या है, मतलब वो चीज़ कि भाई देखो चौथा ऑप्शन लिखा है कि ऑक्सीजन इज टेकन एंड CO2 एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, नॉट द यस। ऑक्सीजन। तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, समझ रहे हो आप? अब सी वाला जो ऑप्शन ये बता रही है वो गलत कैसे है, देखो फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, कार्बन डाइ फूड तो ऑक्सीडाइज होता है, जैसे उसमें भी फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन रिलीज ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा था, ग्लूकोज बन रहा, मतलब ग्लूकोज ये लोग बना ले रहे थे, CO2 और H2O का यूज करके ग्लूकोज बन जा रहा था। मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया, CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 वाला, प्लस ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन निकलती है, तो यहाँ क्या लिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन निकलती है, जो ये बेसिक बता रही है, बहुत सही मतलब पकड़ ली कि ऑक्सीजन निकलता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका। अब दो ऑप्शन में आप लोग को वो है, अदिति आप बताओ बी वाला आप क्यों बोल रहे हो या ए वाला क्यों बोल रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज इन द टू फॉर्म फ्री एनर्जी, या फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सर तो सन की एनर्जी यूज करके ही वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना इस प्रोसेस में। सर बी ठीक है, ऑप्शन। नहीं तो व्हाट इज फ्री एनर्जी? सनलाइट। सनलाइट। तो सनलाइट का यूज करके कोई एनर्जी बनेगी ना, तो इस वजह से बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन बोल रहा है, उल्टा लिख दिया है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज
रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी। समझ रहे हो आप ये चीज? तो अदिति समझ में आ गया, शगुन आपको भी आ गया? yes, पक्का ना समझ में आ गया? हाँ जी, क्योंकि अदिति का तो वो है बैकग्राउंड होगा ना, उसको थोड़ा सा आइडिया होगा CO2 O2 ये सब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना okay, थोड़ा बहुत? ठीक है। और जी, अदिति आपने देख लिया था कि पहले फ्री एनर्जी इज इक्वल टू सन एनर्जी? सर नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया ये चीज़ आप लोग को, मतलब खैर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसा आ रहा है इस सब पे। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें वही सब लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है वैसे। एक बार रिवाइज करते टाइम फिर देख लेना, ठीक है। अब आते हैं अपन नाइट्रोजन साइकिल पे, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन इसेंशियल एलिमेंट। मैंने आपको बताया कि भाई इस ये भी इधर उधर होता रहता है, ठीक है। जैसे कार्बन था वैसे नाइट्रोजन है। अगेन नाइट्रोजन का रिजर्वायर क्या है? एटमॉस्फियर है, ठीक है। समझ रहे हो आप एक चीज़ की नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, एक व्हाट्सअप कर रहा हूँ शगुन के लिए, आप देख लेना एक बार। शगुन आपको दिख रहा है ये? मतलब मैंने एक व्हाट्सअप पे डाल दिया वो, yes, आ गया, ठीक है। और CO2 O2 घबराना मत, इस पे भी घबराना मत, ऐसा कुछ ये सब पूछता नहीं है। NH4 छोटे मोटे एग्जाम में पूछता होगा, लेकिन आपको मतलब प्रोसेस के लिए मैंने लिख के वो बस डाल दिया, और नीचे आपके में लिखा हुआ है, इसी नोट्स में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कहीं और से मैंने किया, ठीक है। पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। तो नाइट्रोजन साइकिल इज ऑल्सो बायो जियोकेमिकल साइकिल। मैंने आपको बताया RNA DNA इस सब में क्या है, सब कुछ इन्वॉल्व है। RNA DNA में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। वो मेरे मुंह से शायद फिर गलत निकल गया था, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन है 78% अर्थ एटमॉस्फेयर की, ठीक है। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो नाइट्रोजन अदिति आपको तो पता होगा नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सब पता है आपको ना शायद। यस सर। शगुन आपको नहीं पता होगा, तो आप देखो N2 लिखा हुआ है ना, N2। जब जो मैंने आपको व्हाट्सअप भेजा है उसमें N2 लिखा है, तो N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। मतलब वो कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड होता है, जानने की ज़रूरत है सब नहीं है, बस आप सुने रहो कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड बनेगा तो कोई तो एक होता है ना, बॉन्ड का मतलब बॉन्डिंग होती है ना भाई, दो आदमी में दोस्ती होगी तो कोई बॉन्ड होगा। वैसा ही दोस्ती इसमें भी चलता है, ठीक है। कि नाइट्रोजन में मतलब अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन को कंपाउंड बनाना है कुछ, ठीक है, नहीं कंपाउंड बनाएंगे, अगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा भाई? बोला जाता है ना एकता में शक्ति है। तो अलग केवल नाइट्रोजन रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये सब एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये सब किसके फॉर्म में मिलते हैं? एक बॉन्ड के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, कोवेलेंट मतलब कि भाई दोस्ती यारी टाइप वाला कोई बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है, ऐसे आप वो खाते हो ना, सॉल्ट खाते होगे, सॉल्ट इज NaCl। तो NaCl क्या होता है? दैट इज अ आयनिक बॉन्ड है, उसमें आयन है वो सब। सोडियम इज आयन, क्लोरीन इज आयन। तो Na का प्लस होता है, क्लोरीन का माइनस होता है। मतलब क्लोरीन को जरूरत है, सोडियम को भी जरूरत है। दोनों लोगों को, मतलब जो प्लस है उसको माइनस की जरूरत है, जो माइनस है उसको प्लस की जरूरत है। तो दोनों लोग मिलके अपना NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। केवल सोडियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, समझ रहे हो? केवल सोडियम अगर एग्जिस्ट करेगा तो आग लग जाती है। मतलब केवल सोडियम अगर आप डालोगे, जैसे हम लोग करते थे एक्सपेरिमेंट, तो परख नली होती है उसको, क्या जो भी टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसमें डालोगे तो आग वाग लग जाती है, मतलब ऐसा होता है। सो देयर आर बॉन्ड्स, दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग। एलिमेंट्स कैन नॉट, जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन O2 फॉर्म, O2, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो लिखा है उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आप समझ लो कि भाई ऐसा है, ठीक है, कि उस फॉर्म में है। कभी कहीं नहीं पूछा है कौन सा कोवेलेंट कौन सा वो, ठीक है। समझ रहे हो आप ये चीज़? अभी तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी कहाँ से आ रहा है? गैस 78% आपका किस में है? एटमॉस्फेयर में है। तो गैसियस फॉर्म ऑफ रिजर्वायर है, वहीं से आता है ये सारा चीज़, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट तो पहला आप स्टेप देखो, अब मैं आपको जो स्टेप आप लोग को व्हाट्सएप में भेजा हूँ, दीज आर द स्टेप्स, यही 5 स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल के। अगर सब कुछ भूल जाएगा तो यही 5 लाइन याद रहेगा तो काम हो जाता है,
ठीक है, और इसमें एक दो आपको वो भी याद करने पड़ेंगे, बैक्टीरिया वगैरह, वो मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक फिगर है, देखो ये वाला फिगर दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, दिख रहा है ये फिगर, ये वाला, यही है नाइट्रोजन साइकिल। अब ध्यान से इसको एक बार देखते रहना और अगली बार मुझे बताना, मतलब इस बार तो आप लोग पढ़ लो, अगली बार मैं पूछूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, एटमॉस्फियर का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना, ठीक है। फिक्स करना कहाँ, भाई नाइट्रोजन N2 जो होता है ना, N2 नाइट्रोजन, दैट इज अ इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब आप समझते हो अदिति या शगुन, बोलो। यस सर। शगुन आपको पता है इनर्ट का मतलब, यस सर। जो चीज ये एक्ट ना कर पाए। केमिकली इनएक्टिव होती है या फिर हाँ, रिएक्ट नहीं हाँ, करती इसलिए हाँ, कहते गुड। हैं। तो जो चीज़ एक्ट ना कर पाए, तो देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो N2 फॉर्म में है। अब N2 फॉर्म की जो ऑक्सी नाइट्रोजन है वो तो इनर्ट है, मतलब इनर्ट मतलब एक्टिव नहीं है वो, ठीक है। तो उसको यूज में लाने के लिए वी नीड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉट वी, मतलब एटमॉस्फेयर नीड नाइट्रोजन फिक्सेशन, समझ में आ रहा है। एटमॉस्फेयर को क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। सो नाइट्रोजन इज अ केमिकली इनर्ट गैस। इसको हम डायरेक्टली कोई प्लांट या एनिमल यूज नहीं कर सकता, ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है, कि नाइट्रोजन इज अ केमिकली इनर्ट गैस, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एनिमल में तो मैंने आपको दिखा दी कि हम लोग सांस लेते हैं तो फिर बाहर निकल जाता है, कोई यूज का होता नहीं है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट यूज दिस इन एनी फॉर्म। दैट इज वाई जो व्हाट्सअप मैंने आपको भेजा है कि NH3 या तो NH3 के फॉर्म में हो, या तो NH4 प्लस मतलब अमोनियम आयन के फॉर्म में हो, तभी ये चीज किसी के यूज में आएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशंस आर डन बाय 3 वेज, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स, पहला स्टेप समझ में आ रहा है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बोलो, यस सर। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने फॉर्म, कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से, नीचे लिखा भी होगा कहीं, जहाँ भी, मैं अभी अब फोटो पे ध्यान दो, मतलब मैं लिख कहाँ गया ये, इसमें नहीं लिखा है क्या, कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना, नहीं तो मैं इसको वो कर दूंगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह का होता है, देखो एक होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, देखो ये लिखा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिख रहा है। तो एटमॉस्फियर की नाइट्रोजन को कौन तोड़ सकता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कौन तोड़ सकता है, या तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, मतलब कोई बैक्टीरिया चाहिए, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म चाहिए, या तो वो तोड़ पाएगा उसको, या तो, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बोलो, 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 दोनों लोग बोलो, समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यू नीड सम बैक्टीरिया और समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन टू फॉर्म ऑफ NH3 और NH4 प्लस, ठीक है। और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस है, आप लिखो एक पेज पे, HABER, हैबर, BOSCH, बॉस प्रोसेस, HABER, हैबर, BOSCH, बॉस प्रोसेस, ठीक है, हैबर बॉस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, मतलब, ठीक है, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू NH3 फॉर एग्रीकल्चर यूज। नाइट्रोजन ये लोग उठाते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, NH3 बना लेते हैं, याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री में तो आप बनाओगे एक तरह से, तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकता है, समझ में आया दोनों को, पहला बायोलॉजिकल है, दूसरा इंडस्ट्रियल है, तीसरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, आपने देखा है लाइटनिंग होते हुए, देखा है लाइटनिंग होते हुए, बिजली यस उजली सर। चमकते देखा है ना, यस सर।
तो जब बिजली चमकती है, जब ये सब होता है, जब बिजली चमकती है, तो उसमें क्या होता है, दैट हैज़ हैव मतलब उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि जब वो एटमॉस्फेयर के इसमें पड़ता है ना, जहाँ पे एटमॉस्फेयर पे अगर वो पड़ता है, तो उसमें जो नाइट्रोजन के बॉन्ड होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। ठीक है? और नाइट्रोजन इवन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है? समझ रहे हो? तो नाइट्रेट बन जाएगा, NO3- इस तरह का कुछ-कुछ बन जाता है, कहने का मतलब। क्योंकि पानी में क्या है भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जब लाइटनिंग होती है और जब यूवी रेडिएशन वगैरह पड़ता है इस पे। ये चीज़ समझ में आया? yes, sir. ठीक है? तो देखो यहाँ पे वही लिखा है। तो यहाँ पे तीसरा वाला चीज़ नहीं लिखा है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो तीसरा वाला भी इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन और बायोलॉजिकल से क्या बनेगा, NH3। इलेक्ट्रिकल मतलब जब लाइटनिंग हो जाए मान लो, ठीक है, समझ रहे हो, जब लाइटनिंग हो जाए, जब यूवी रेडिएशन पड़ जाए, तो क्या बनेगा, NO3-, क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ देगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देगा, तो NO3-, NO2-, कुछ कुछ तो बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दीज थ्री काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आर हैपनिंग। हैबर बॉस समझ में आ गया, क्या है हैबर बॉस? बोलो बोलो बोलो। Sir, it is a process in which atmospheric nitrogen is converted into NH3 for industrial use. हाँ ठीक है, वो हैबर मॉस है, हैबर बॉस है। ठीक है, अब देखो जो जो Yes, sir. ये होता है, आपको याद क्या रखना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। वो तो सब कहानी थी, मैं आपको एक और भेज रहा हूँ, ये इतना याद रखना, कुछ सब भूल जाओ, बस इतना याद रखना कि भाई इसी पे क्वेश्चन वोश्चन आता है, यही सब घुमाता फिराता है। मैं बस आपको बता रहा था, इतना पता नहीं होता है लोगों को। देखो गया आपके पास, इसको एक बार लिख लो आप Yes, लोग पेज पे ना, मतलब पेज पे लिख लेना क्लास के बाद और मुझे भेजना। तो वहाँ देखो जहाँ लिखा है ना, दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये माइक्रोब के नाम आपको याद रखने हैं। देखो लिखा है एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया इज एजोबैक्टर और बिसेरेनिसिका करके कुछ लिखा है। ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया इज क्लास्ट्रीडियम एंड रोडोसिफिलियम, ये सब याद करना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ है नहीं, दो बार याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे कहने का मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजिकल, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ याद करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इनके नाम याद करने पड़ते हैं, पूछ देते हैं ये लोग कि नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब क्या है। ठीक है, ऐसा लिख देगा या क्या है। सो दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। तो देखो इसमें लिखा है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ काइनोबैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया इज एल्गी, मैंने आपको पहले बताया काइनोबैक्टीरिया एल्गी है, नॉट बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ए और काइनोबैक्टीरिया, ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में यूजिंग द एंजाइम, उसका नाम क्या है, नाइट्रोजीनेज। नाइट्रोजीनेज एंजाइम होता है जिसका यूज करके ये लोग ये सब करते हैं कहानी। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सर्स। और इनको तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तीन तरह के बैक्टीरिया है, समझ में आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हवा की ज़रूरत है, एरोबिक का मतलब जिन जो बिना हवा के, मतलब हवा चाहिए तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब बिना हवा के जिंदा रह सकते हैं, उनको हवा की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब दे कैन लिव इन द ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंडीशन, वो क्लास्ट्रीडियम वस्ट्रीडियम है। ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया विच इज लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स लाइक पीज एंड बीन्स। ठीक है, पीज होता है, बीन्स होता है, मैंने आपको उस दिन लेग्यूम का मतलब बताया था एक दिन। ठीक है, तो लेग्यूम मैंने बताया था ना, बीन्स, पीज। ठीक है, जैसे वो पीनट होता है, दो आर द
लेग्यूम्स, उसके रूट में पाए जाते हैं कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, और काइनोबैक्टीरिया। तो दीज आर द थ्री ऑर्गेनिजम्स। काइनोबैक्टीरिया में बहुत सारे आते हैं, नॉस्टॉक, एनाबेना, ठीक है, स्पिरुलिना जो भी लिखा हुआ है, मतलब याद रखना वो सब थोड़ा बहुत, ठीक है, नाम गंदा है लेकिन याद रखना, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ, यही इंपॉर्टेंट था इतना, इसी में बड़ा जोर लगता है मतलब कहने का मतलब, ठीक है, इतना समझ में आया यस सर। कि भाई 3 तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सारा खेल फिक्सेशन में ही है, उसके बाद में कुछ होता नहीं, उसके बाद सब नाटक है, मतलब आसान है, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और एक कौन सा है, इलेक्ट्रिकल वाला, या वैसे मान लो कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये 3 तरह का प्रोसेस होता है जिससे ये सब होता है। एटमॉस्फेरिक वाले में या इलेक्ट्रिकल वाले में क्या हो रहा है, यूवी रेज और लाइटनिंग से ये सब टूट जा रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जा रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड इन NH3+, NH4+, इसके फॉर्म में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया 3 तरह से हो सकता है। एक तो आपका काइनोबैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो आपके रूट्स में पाया जाता है, ठीक है, और एक कुछ ऐसे हैं जो एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे वो स्पेसिफिक लिखा है कि एरोबिक एनारोबिक वाले जो हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब तोड़ दे रहे हैं अमोनिया प्लस में, दिख रहा है। और देखो बैक्टीरिया जो लेग्यूम्स प्लांट्स है, इनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, राइजोबियम है, समझ रहे हो। और ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, एरोबिक एनारोबिक, ये सब सॉइल में पाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। यस सर। तो ये सब मिल मिला के क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं NH4+ में। इतना समझ में आ गया पहला प्रोसेस। यस सर। इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, समझ गया। अब आता है दूसरा प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। तो NH4+ तो बन गया, अब नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन का मतलब जो NH4+ है उससे हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को जोड़ देना, ठीक है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन करना, ठीक है, उसको बोला जाता है नाइट्रेट बनाना, नाइट्रिफिकेशन, समझ रहे हो ये चीज़, बोलो। यस सर। तो अब नाइट्रिफिकेशन में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो भी आप याद रखना, मतलब इसमें लिखा भी होगा नीचे, लेकिन मैं जो आपको इसमें लिख दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे तो वो भेज ही दिया, ठीक है। अब नाइट्रिफिकेशन में 2 प्रोसेस और इन्वॉल्व है, ठीक है। इस पर इक्वेशन सही से आ नहीं रहा है आपके पे, इक्वेशन हटा दूँ क्या, मतलब इक्वेशन दिख रहा है क्या सही से। ये देखो ना, मतलब मेरा ये भेजने का मतलब है इसमें भी आपको वो सब याद करना है। ऐसे देखो उसमें एनारोबिक वगैरह में याद कर लिया आपने कि कौन कौन सा बैक्टीरिया है। सिमिलरली नाइट्रिफिकेशन में 2 स्टेप होता है, अमोनिया नाइट्राइट ओके। बनाता है और नाइट्राइट नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सर, हाँ बताओ। तो ये जो आप भेज रहे हो ना, ये मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, ये क्या क्या है ये सर? क्या लग रहा है, मतलब मुश्किल लग रहा है। सर ये क्या है, NH समझ नहीं आ रहा। ये तो ऐसा लग रहा, अच्छा ये सब केमिस्ट्री की इक्वेशन टाइप है, लर्न करनी है ये? हाँ हाँ, ये सब ऐसा नहीं है, वो क्या अदिति को याद थोड़ी ना है, आपको क्या लग रहा है उसका, उसका बैकग्राउंड है तो उसको याद है क्या, नहीं पूछो ना, सर, वो भी लेकिन गायब। लर्न हाँ, करना है ये। अच्छा आपने पढ़ा है ये। मैं बोल रही हूँ सर, लर्न करना पड़ेगा या सिर्फ समझने के लिए है ये? नहीं नहीं, लर्न करने वाला मैंने दोनों आपको लिखा ना, लर्न करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ लर्न इसमें क्या करना है, लर्न आपको करना है बैक्टीरिया के नाम, समझ रहे हो। जैसे अगर बोले कि भाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है, जो मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आप दूसरा वाला व्हाट्सअप देखो, आप एक बार पढ़ो जो दूसरा व्हाट्सअप मैंने भेजा है। स्टेप 1 में देखो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है ना, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, लिखा है ना। उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ठीक है, मतलब मैंने तो दबा के रटा था मतलब।
और दूसरा वाला जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, उसमें नाइट्रोबैक्टर है। तो ये लोग क्या पूछते हैं, मतलब जनरली एग्जाम में, कि विच अमंग द फॉलोइंग बैक्टीरिया विल कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट, समझ रहे हो? और चार ऑप्शन लिख देंगे तो आदमी भूल जाता है, याद नहीं रहता है। विच अमंग द फॉलोइंग विल कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर तीनों लिख देगा, तो नाइट्रोबैक्टर नहीं होता है, ठीक है, केवल नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस है। समझ रहे हो आप ये चीज़? बोलो। Yes, 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 सो इट हैज़ टू बी understand. मेमोराइज, इट इज़ नॉट ओनली यू, मुझे भी मेमोराइज करना, मुझसे भी अभी पूछते तुम थोड़े मतलब अभी बंद करवा के पूछोगे तो मैं देख के बता रहा हूँ ना, मुझसे भी आप पूछोगे तो मुझे भी नहीं याद है। ये जो मैं आपको भेजा हूँ वो कॉपी पेस्ट करके तो भेजा हूँ, वो किसी को नहीं याद होता है। वो आज आप पढ़ोगे कल आप भूल जाओगे, मैं भी कन्फ्यूज़ रहता हूँ इस समय कि नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है तो बैक्टीरिया कौन है, तो मुझे नहीं पता है वो चीज़। मतलब आपको भी वो सबको भूलता है, वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो सबकी दिक्कत है। तो वो तो लर्न करना है, याद करना है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग इट। ऑन नाइट्रोजन साइकिल वो पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। लिखने के लिए नहीं आएगा ये सब कभी कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है और ये वो क्या है, ठीक है। समझ रहे हो? 5 स्टेप अगर आप लिख दोगे तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी तक समझ में आया कि नहीं, यही सबसे ज़्यादा वो है। मुझे पता था इसमें 1 घंटा लगेगा पढ़ाने में नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन है। कठिन इन द सेंस इसमें वही सब नाटक बहुत ज़्यादा है। तो आपको समझ में आया नाइट्रोजन को हमने इसमें कैसे पूछ रहे हो शगुन, अभी भी आप कुछ? नहीं सर। ठीक है। अदिति आपको आ रहा है क्या? आपको सब पता है क्या? रटा हुआ है क्या आपको? सर नहीं, पहले पढ़ रखा है ना तो इसलिए आइडिया है। थोड़ा बहुत इसको पता है, लेकिन इसको भी आप पूछोगे ना शगुन तो वो भी भूल जाएगी। ऐसा किसी को पता नहीं होता है कि नाइट्रोबैक्टर कहाँ है। मैं लिख दूंगा नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन कर रहा है, वो सब भूल जाओगे आप, ठीक है। यस तो सर। सबको भूलता है, तो उसमें शगुन आप डरो मत, ये सब कहानियाँ हैं बस, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है ऑर्गेनिजम्स के, इसीलिए मैं आपको लिख लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे, ताकि आपको जब ये पढ़ो तो आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे, इसीलिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्राइट बनना और नाइट्राइट का नाइट्रेट बनना इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है। Yes, sir. अब आगे कोई यहाँ नाम बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा एक जगह और है, मतलब अमोनिफिकेशन एक और होता है, उसमें याद रखना होता है। अमोनिफिकेशन होता है और एक डीनाइट्रिफिकेशन होता है, वहाँ याद रखना होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, उससे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब देखो जब नाइट्राइट नाइट्रेट बन गया, आपको चित्र दिख रहा है, देखो क्या हुआ कि भाई नाइट इसमें ये बैक्टीरिया था, उसमें वो बैक्टीरिया था, सब मिला उला के ये लोग क्या बना दिए, NH4 प्लस। NH4 प्लस से बनना था नाइट्राइट, किसने बनाया? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ने। इसको बोला जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट कौन बना दिया? नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट होता है ना, दिस इज द एसिमिलेशन विच इज गोइंग टू बी एसिमिलेटेड इन द प्लांट्स। Plants cannot use NH4 plus, plant will be using nitrate, नाइट्राइट नहीं नाइट्रेट ही यूज कर पाएंगे प्लांट। आप समझ रहे हो चित्र देख के कि प्लांट क्या यूज कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? अब जो डिकम्पोजर यस वाले सर। बैक्टीरिया मैंने आपको बताए थे, जब प्लांट मरेगा, ये आदमी, ये खरगोश वरगोश मरेंगे, तो ये वाले बैक्टीरिया भी इसको अमोनिया बनाएंगे, NH4 प्लस। दिस इज ऑल्टो नाइट्रिफिकेशन। इनमें भी तो नाइट्रोजन होगा, तो इनको डिकम्पोज करके ये लोग भी नाइट वो बनाएंगे, ठीक है। तो इस जो ये लोग अमोनिया बनाएंगे, तो ये एसिमिलेशन का प्रोसेस आपको समझ में आया? नाउ फ्रॉम नाइट्रेट इट इज गोइंग टू एसिमिलेट इन द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फ्रॉम नाइट्रेट इट इज गोइंग इन टू द एटमोसफियर, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। समझ रहे हो कि नहीं आप? Yes, sir. ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मतलब, बताओ। इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब कोई बात नहीं, नीचे अभी मैं दिखा देता हूँ, सब लिखा हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो एसिमिलेशन समझ में आ गया। एसिमिलेशन का मतलब नाइट्रोजन का अपटेक बाय प्लांट्स और एनिमल, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, अमोनिफिकेशन इज डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया,
दैट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कौन कर रहा होगा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो ये चित्र आपको दिख रहा है ये वाला अमोनिफिकेशन, इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। इनका नाम ऐसा ध्यान नहीं रखना है, मतलब ध्यान रखना चाहो तो रख भी सकते हो, बोलो तो दे दूँ। मतलब अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ आपको, वो भी ध्यान रख सकते हो। बस नाम नाम ध्यान रखते रहना, बाकी डरना मत। ठीक है, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन में ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। अमोनिफिकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, समझ गए। और एक ठीक है। होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, सूडोमोनास और थियोबैसिलस। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन साइकिल। पांचों प्रोसेस समझ में आया कि क्या हो रहा है। यस। नहीं भी समझ में आया तो भी बोलना ही है हाँ, लेकिन मतलब समझ में आ गया ना। यस। मैं हाँ बताओ बताओ। कंप्लीटली भी पढ़ चुका हूँ। एक बार पढ़ लेना, अलग अलग जो मैंने बैक्टीरिया बताया ना उसका नाम पढ़ लेना, ताकि यस भाई सर। आपको वो पता रहे। अब एक बार प्रोसेस आप लोग जल्दी से बताओ क्या क्या है, मैं एक बार दिखा देता हूँ नाइट्रोजन वाला सारा। तो आप लोग तब तक एक बार जो मैंने भेजा है ना पढ़ लो, ये वाला भी है आपने पढ़ लो। देखो यहाँ सब लिखा हुआ है कि क्या है, कि नाइट्रिफिकेशन, नाइट्राइट, हर तरह, हर ज़रूरी नहीं कि ये भी ये डायग्राम हमको पता हो, ये भी पता हो। यही एक डायग्राम ध्यान रखो और ये एक डायग्राम ध्यान रखो, बाकी ये सब काट पीट के हटा देना, कोई मतलब नहीं है। तो मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बता रहा था वो यहाँ से बता रहा था, ठीक है, कि अमोनिया होता है, ये सब होता है। नाइट्रिफिकेशन बता रहा था, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस एक बार पढ़ लेना कि क्या है। अमोनिफिकेशन मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम नहीं लिखा है लेकिन मैंने आपको बता दिया। डी नाइट, और जो मैं नीचे से पढ़ रहा था वो ये है 5 चीज़, ठीक है। अब आते हैं 2013 के क्वेश्चन पे, एक बार देख लो। ये क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, दे हैव नॉट, मतलब ये सब जो फालतू के क्वेश्चन है ना, जो मैं आपको बताया कि बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, ये सब छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है। 2013 में जो क्वेश्चन आया एक बार सॉल्व करो दोनों लोग। बोलो। तो वन वाला। वन क्यों, वन ओनली बोला? वो क्योंकि आई डोंट थिंक सेकंड वाला करता है, बट वन वाला करता है। नहीं तो इसका आंसर क्या होगा मतलब? ए वाला। ए? क्यों ए क्या होगा? एक सेकंड में आप लोग को एक चैट जीपीटी से लिखवा के भेज रहा हूँ एक इमेज, तब तक हाँ बताओ, तब तक ए क्या क्या होगा?
हाँ बोलो। आप बोल रहे हो ए ओनली, ऐसा वन ओनली? यस सर। वही जैसे तो वो फिर भी ऐड कर रहे हैं सेकंड वाले तो में हम श्योर नहीं, सेकंड वाले में हम श्योर सेकंड वाला होता नहीं, वो थर्ड वाले का नहीं पता। क्यों? डेथ ऑफ वेजिटेशन जब होगा तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लीव लीव द। आप देखो ना ऊपर जो मैंने आपको चित्र बताया था उसमें दिखाया था ना, अमोनिफिकेशन हो रहा है। अमोनिफिकेशन किसका होगा? उसका अमोनिफिकेशन करके भी तो नाइट्रोजन आएगा ना आपके पास। तो सर सी वाला है। आप बताओ अदिति, सोचो। सर सी होगा इसमें। सी होगा? क्यों बी वाला नहीं होगा? बी सही क्यों नहीं है? बताओ, बी सही क्यों नहीं है? सर डी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी में लिखा है बर्निंग कोल वाला, बट कोल बर्न होने के बाद तो आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना रिलीज, नाइट्रोजन नहीं होता। नहीं तो इसलिए इसका मतलब it खैर is one कोई of इशू the नहीं है। वाला। इसका इसका जो आंसर था ना, मतलब देखो यार लिखा है डिबेटेबल, दिख रहा है डिबेटेबल बिटवीन सी एंड डी। ये पूछ रहा है विच इज गोइंग टू ऐड नाइट्रोजन, तो बर्निंग कोल कैन ऑल्सो ऐड नाइट्रोजन। ठीक है, तो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन ये तो पता है कि भाई यूरिया यूरिन निकलता है तो नाइट्रोजन होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डेथ ऑफ वेजिटेशन मैंने देखो आपको बताया कि अमोनिफिकेशन हो रहा था, देखो यहाँ डिकम्पोज हो रहा है, प्लांट मरेगा तो उससे अमोनिफिकेशन होगा, नाइट्रोजन वाइट्रोजन बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? उस प्रोसेस में तो ऐड तो करेगा नाइट्रोजन इस सॉइल को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो दोनों लोग? यस सर। तो तीसरा वाला डिबेटेबल था, मोस्टली इसका जो सी मारा होगा उसका भी सही होगा, डी मारा होगा उसका भी सही होगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली ऑल ऑफ द एबव है, मतलब ठीक है। ठीक है, यस सर। आप इस तरह के क्वेश्चन में डी में ही मार के आना, इस तरह का क्वेश्चन, और ऐसा रहता है। अब 2015 का क्वेश्चन देखो, ये वाला दिख रहा है, इसका बताओ क्या होगा? तो शगुन देख रहे हो ना आप, इसमें वो सब बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं पूछ रहा है। अभी यही यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, वो सब नाइट्रोमोनास वोनास पूछ के हालत खराब कर देते हैं। ठीक है, तो वो याद होना चाहिए। इसमें भी आप याद रखना, मुझे नहीं पता, आ सकता है क्वेश्चन इसमें भी। नहीं, सीडीएस ओडीएस में आता है, सीडीएस एफ कैट इस सब में आता है ऐसा फालतू का क्वेश्चन। आराम से सोचो 2015 वाले पे 2 मिनट सोच के बताओ, 2 मिनट आया बस में, हल्का सा पानी पियो। सर इसमें सेकंड तो इंक्लूड होगा ही, एक्सेसिव यूज होगा तो फिर एसिडिटी बढ़ जाएगी सॉइल में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया इससे। तो क्या होगा आप बताओ? पहला नहीं होगा, आप ऐसा बोल रहे हो? सर सेकंड तो होगा, ये ऐसा बोल रही हूँ मैं। अच्छा, सेकंड होगा ही। ठीक है, आप बताओ शगुन। बिना देखे लगाना है सब क्वेश्चन, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ। ये नहीं कि शीट है तो वही सब लगा लिए सब देख के।
तो कोई ये मजा। वाले हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन या फिर मैं आपको देते हैं? ये नोट्स मैंने भेजा है ना। ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं है? नहीं, ये किताब मैंने आपको भेजी है ना, ये वाली किताब। नहीं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नोट्स में इंक्लूडेड है, मैंने नहीं देखा कि ये क्वेश्चन मतलब ये वाले क्वेश्चन ऑलरेडी है यहाँ पे। मुझे लगा आप ये अलग से देते हैं। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन उसमें है, वही किताब तो मैं पढ़ाता हूँ, वही तो। पहले आप लोग को मैं अलग से इसलिए भेजता था कि आप देख ना पाओ पहले। जैसे दिक्कत क्या होता है कि जब मैं डायरेक्ट किताब से पढ़ाता था पहले, तो लोग पहले से क्वेश्चन का आंसर देख लेते थे। तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि भाई आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो? तो वो दिक्कत होता था, तो मैं किताब नहीं भेजता था आप लोग को, हमेशा इसको इसको कॉपी पेस्ट करके अलग से भेजता था मैं, ताकि आपको मिले वो। लेकिन अभी तो मैंने किताब भेज दी है, तो इसीलिए बोलता हूँ ना, देखो मत, क्वेश्चन का आंसर मत देखे रहना जब तक हम लोग पढ़ न लें, ताकि मतलब आपको अपने आप पे चेक रहेगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बताओ आंसर, ये सब है आपके उसमें नोट्स में जो भेजा है, वही किताब ही है। वो किताब में आप फिर से देख सकते हो। तो बी वाला। 1 2 3। सर बी, सी वो बॉय। बी फॉर बर्ड मतलब टू ओनली। हाँ। अदिति आपके लिए क्या है? सर सेकंड ओनली। आप बताओ सेकंड ओनली क्यों है, थर्ड क्यों नहीं है, पहला गलत क्यों है, पहले ये बताओ पहला गलत क्यों है। व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर? Proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur। तो अगर आप एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करोगे तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे सॉइल में? अगर नहीं बढ़ेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे? बताओ। तीसरा वैसे इसका सही है, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है, आंसर दिख रहा है ना, अब तो आंसर ही दिख रहा है। इसको समझाओ ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, शगुन आप बताओ क्यों नहीं बढ़ रहा है।
बोलो। सर बताओ, समझाओ सर पहला आप वाला। बोल भी रहे हो ना, तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो दो से साइलेंस हो रखी है, लास्ट में आपने क्या कहा पता ही नहीं चला। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग समझाओ ना, ये पहला ऑप्शन क्यों मतलब गलत है। अब तो मैंने आंसर भी आपको दिखा दिया ना। सर मैंने तो तुक्का मारा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब पहला और लास्ट के लिए, बट मुझे सही यही वाला लगा, सेकंड वाला। तो आप ही बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अदिति आप बताओ एक बार, पहला वाला क्यों गलत है। सर इसमें तो यही लिखा है कि ज़्यादा यूज़ करने से वो प्लांट्स को इंडिपेंडेंट बना देगा, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सर्स है वो कम हो जाएंगे अगर हम एक्सेसिव यूज़ हाँ करेंगे। मतलब जो फिक्सर्स वाली जो वो थे, बैक्टीरिया के जो नेम थे, उनको प्लांट से फूड नहीं मिल पाएगा। हाँ, मतलब वो फिक्स, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना वो। अगर आप यस नाइट्रोजन, सर। एक्सेसिव नाइट्रोजन डालोगे तो वो तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। दे डू नॉट नीड एनी एडिशनल सपोर्ट। ठीक है। यस सर। इस वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग, और मैंने बताया ना लेग्यूम्स में वो सारे रहते हैं। ठीक है। सो इफ यू आर यस सर। यूजिंग इट इन एक्सेसिव, देन एक्सेसिव यूज करोगे तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है। ब्रेक हो ठीक है। जाएगा, यस सर। इस वजह से। सर ये लीचिंग वाला एक बार आप समझा दो, थर्ड क्यों है? थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला लीचिंग वाला बताओ, व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग क्या होती है। बताओ लीचिंग का मतलब क्या है। जब एक्सेसिव आप लोग नाइट्रोजन उसमें डालोगे तो नाइट्रोजन उसमें जाएगा, पानी रहेगा ना, ग्राउंड वाटर विल बी देयर, एंड यू आर यूजिंग, मैंने आपको बताया था ना एनपीके का रेशियो होता है, याद है आपको बताया था एक बार फर्टिलाइजर में, वी हैव एनपीके रेशियो, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का रेशियो होता है। यस सर। तो अगर आप ज़्यादा वो करोगे तो क्या होगा, लीचिंग मतलब इट विल बी परकोलेटेड, दोज नाइट्रोजन थिंग्स विल बी परकोलेटेड टू द ग्राउंड वाटर। यस सर।
ठीक है? लीचिंग का मतलब समझते हो ना? आया थोड़ा बहुत समझ में? लीचिंग कुछ नहीं है, मतलब लीचिंग मतलब भाई ग्राउंड वाटर है, पानी है, पानी में आपने बहुत सारा नाइट्रोजन डाल दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे परकोलेट हो जाएगा अंदर। ठीक है? एक्सेसिव यूज इसीलिए लोग मना करते हैं। तो लीचिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि फर्टिलाइज़र हमको क्यों उसमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन थोड़ा बहुत इस तरह के आ रहे हैं, आप समझ रहे हो? इट इज़ नॉट वेरी काइंड ऑफ बहुत छोटा-मोटा ईज़ी नहीं है। ये सबका गलत भी हुआ होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबका सही हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? समझ में आ रहा है लेकिन? यस सर। अब आते हैं हम लोग, ये यस क्या है? अच्छा, मीथेन साइकिल। व्हाई मीथेन इज़ गैसियस साइकिल, बताओ सर। जल्दी से? हाँ, सर, अब अगर हम इसका केमिस्ट्री को छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट कर ले तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को ना खिचड़ी पक गई पूरी। आप कुछ मतलब थोड़ा-सा क्लियर, आपकी बहुत शुरू से आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलो। सर आई एम सेइंग कि या तो हम सब्जेक्ट स्विच कर ले तो बेटर रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस हो रहा है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो गई। अच्छा, ये अब नहीं करना है ऐसा आप बोल रहे हो? ठीक यस ठीक है, सर। मैं समझ गया। अमोनिया वाला याद कर लेना फिर, ठीक है? फिर आगे करते हैं तब, और क्या, कोई इश्यू नहीं है। अभी समझ में आ गया ना एटलीस्ट। हम इसके बाद और कोई साइकिल है भी नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। यही एक साइकिल थी नाइट्रोजन, वो मुझे पता था वो तंग करती है, मतलब तंग इन द सेंस मतलब याद करने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो दिमाग भर जाता है उससे। ठीक है? मीथेन-उथेन में कुछ है नहीं, ये सब कोई बड़ा साइकिल नहीं है सब। मीथेन का जो भी सोर्स है वैसा है, बस इसमें 2-4 चीज़ मुझे आपको बतानी है जो आपको याद करनी है। ठीक है? वो मैं आपको बता दूँगा इसमें। उसके बाद यस क्या है, सर। फ़ॉस्फ़ोर, फिर सेडिमेंट्री साइकिल शुरू हो जाएगी, फ़ॉस्फ़ोरस, सल्फ़र। इस सब में ज़्यादा नाटक नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, ठीक है? तो बस खत्म ही है अभी। यस तो ठीक है ना, ये कल करते हैं, फिर छोड़ो ये चीज़, मतलब ये, लेकिन ये पढ़ लेना आप लोग, यहाँ तक तो पढ़ लोगे ना? यस सर। यस सर। एक बार मीथेन साइकिल पढ़ लोगे, एक बार पढ़ के आना, मीथेन साइकिल। ठीक। यस सर। ठीक है? ट्राई करेंगे इसको करने का। मीथेन साइकिल एक बार पढ़ लेना। अभी तक जो सबसे कठिन साइकिल है, जो से क्वेश्चन मतलब वो है, वो सबसे कठिन नाइट्रोजन ही है। तो आपको उसी में याद रखना है। इसमें मैं आपको नाइट मीथेन साइकिल में बताऊँगा व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ मीथेन, वो आपको याद रखना है कि ये सोर्सेज़ है, ये है। अभी मत भी याद रखो उसको, बस ध्यान रखना जो मैं बोलता हूँ, ऐसे लाइन हाइलाइट, वो हाइलाइट कर लेना, लिख लेना कहीं, रखे रहना। ठीक है? तो काम हो जाएगा बाद के लिए। ठीक है? चलो फिर कल करते हैं ये आगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है बाबू, बाय। ठीक है सगुन, या और करना है तो भी बता। पॉलिटी, यस सर। पॉलिटी करना है, पॉलिटी? सर अभी, बताओ नहीं तो। सर अभी नहीं मुझे समझ आएगा। अभी तो मेरा यही नहीं ऊपर से चल गया। अच्छा ठीक है, जो मैंने इमेज भेजा है ना उसको रात में 2-4 बार देखना। नाइट्रोजन साइकिल एक बार पढ़ना यस। तो याद हो जाएगा। डरना मत कि कोई चीज़ नहीं, किसी को नहीं आता है, ठीक है? डरना मत सर उसको लेके। डरने की जरूरत तो है सर। क्या है क्यों? ये? तो याद करना है भाई, सर ये तो बड़ी आसान चीज़ है। कल आप बोल रहे थे ना मतलब कि बहुत कम है, यस सर। बहुत बहुत कम पढ़ने का है, बहुत टाइम बचा हुआ है। तो ये सब याद सर करोगे तो गलती हो गई। वही, इतना आसान नहीं है भाई, इसमें अभी बहुत कुछ याद करना होता है। ठीक है? चलो कोई नहीं, अभी रात में फिर यस थोड़ा-सा नाइट्रोजन साइकिल पढ़ के थोड़ा एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करना। 2 बार पढ़ लोगे तो आपको ठीक खुद है। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आएगा तो यूट्यूब पे कोई चैनल देख लेना, वो लोग भी बता देगा। ओके। ठीक है? चलो ठीक है बाबू, बाय। थैंक यू सर।